आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक ध्वनि यानी साउंड को करेंगे। आज का पहला सवाल है, कहता है पहला में है कि जल या क्या कर रहा है, माध्यम में इसे अरेंज करने के लिए दिया हुआ है। तो पहला में है जल, दूसरा में है इस्पात, तीसरा में है नाइट्रोजन। में ध्वनि की चाल आरोही क्रम में रखिए, यानी बढ़ते क्रम में रखिए। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा इस्पात में होगा, उसके बाद जल में होगा, उसके बाद नाइट्रोजन में होगा। यानी ध्वनि का चाल सबसे कम नाइट्रोजन में होता है, सबसे अधिक इस्पात में होता है, यानी ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्पात में। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है ध्वनि का क्या है, ध्वनि का वायु में वेग का अनुमान है। आंसर हो जाएगा, ध्वनि में वायु का वेग कितना होता है, 320 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धातु में यानी ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है और सबसे कम गैस में होता है। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है कि यदि VA, VW और VS द्वारा वायु जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है। ये VA मतलब हो गया वायु, और VW मतलब वाटर हो गया, ए का मतलब एयर हो गया, डब्लू का मतलब वाटर हो गया, और एस का मतलब स्टील हो गया। तो सबसे क्या कर रहा है, ध्वनि गति को अरेंज करने के लिए दिया हुआ है। तो इसमें सबसे कम होगा एयर में, ध्वनि की गति सबसे कम एयर में होगा, इससे अधिक वाटर में होगा, और इससे भी अधिक स्टील में होगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है ध्वनि तरंगे हैं। आंसर हो जाएगा ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगे दोनों माध्यम में चल सकती है। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है कि ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस में। ध्वनि तरंग सबसे अधिक ठोस में होता है। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि तार आर पार नहीं की जा सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वात में। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में नहीं चल सकती है। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के लिए हॉल के दीवारों को क्या किया जाता है, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है कि ध्वनि क्या है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि का परावर्तन। अगला सवाल है, अच्छा इसका आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। ऑप्शन डी में क्या है, ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि का अपवर्तन किस चीज़ में यूज किया जाता है, ये ध्वनि के अपवर्तन के कारण प्रकाश जो है ये जल में जब छड़ी रखते हैं तो तिरछा दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण ही। तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। जब जल में सिक्का डालते हैं तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है सुस्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि यानी इको साउंड सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16.5 मीटर। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि सुस्पष्ट रूप से सुनाई दे। आंसर हो जाएगा 17 मीटर। 16.5 मीटर होता है, तो लगभग इसे कितना कर सकते हैं, 17 कर सकते हैं। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति
4 किलो हर्ज है और उसकी तरंगदैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है, तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.4 सेकेंड, 2.14 सेकेंड। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या पूछ रहा है, दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य यानी पिच है जो निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवृत्ति पर। अगला सवाल है 17 नंबर, कहता है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि के तरंगदैर्घ्य पर। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, क्योंकि निर्वात में ध्वनि तरंग गमन नहीं करती है। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है कम लंबाई की बांसुरी में निम्न आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होती है, तो गलत हो जाएगा, उसमें उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। और दूसरा में दिया हुआ है कि ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है, तो ऑप्शन ये दूसरा कथन भी गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आप डिटेल देख सकते हैं। कहता है कि अधिक लंबी बांसुरी में अधिक लंबी बांसुरी में अधिक बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है। चूँकि किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंगदैर्घ्य के विरुद्ध क्रमानुपाती होती है, अतः कम लंबाई की बांसुरी में उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होगी। अच्छा, और ऑप्शन 2 गलत है। उसके बारे में दिया हुआ है कि गैस, प्लाज्मा तथा तरल में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में प्रगामी होती है, जबकि ठोस में यह अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन में दिया है कि भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगें अभिलेखित की जाती है, तो सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अभिलेखित की जाती है, कहने का मतलब है कि एस तरंग इसमें भूकंप में सबसे ज़्यादा तेज गति किसका होता है, पी तरंग का होता है। उसके बाद ये द्वितीय तरंग का यानी सेकेंडरी वेव का होता है, और उसके बाद सबसे मंद गति होता है एल तरंगे का यानी लव तरंगे का। तो पी से हो गया प्राइमरी वेव, एस से हो गया सेकेंडरी वेव और एल से हो गया लव वेव। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य यानी सबसे ज़्यादा स्पीड होता है पी का, उसके बाद एस का, उसके बाद एल का। और सबसे ज़्यादा क्षति कौन पहुंचाता है, एल तरंगे पहुंचाता है। और एल तरंगे के खोज HD लव ने किया था। और ये भूकंप सबसे पहले कहाँ टकराता है, अधिकेंद्र पे टकराता है। पृथ्वी सतह पर सबसे पहले अधिकेंद्र पे टकराता है। तो ये हो गया भूकंप के बारे में। उसके बाद दूसरा कथन में दिया है कि पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं, तो दूसरा भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है कि प्रस्रव तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन में दिया हुआ है कि ये कीड़े को नष्ट कर देते हैं, तो हाँ, यूवी किरणें कीड़े को नष्ट करते हैं। ये कपड़े में से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकते हैं। ये कपड़े को धूल हटा सकते हैं, इसलिए महंगे कपड़े को जब सफाई करने के लिए देते हैं तो उसको क्या चीज़ से साफ़ किया जाता है, तो यूवी किरणें से साफ़ किया जाता है।
और तीसरा कथन दिया हुआ है कि इसका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। और ऑप्शन 4 में ये चौथा कथन में दिया हुआ है कि ये स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित कर सकती है, तो ये भी सही है। ऑटोमेटिक दरवाज़ा में किसे यूज किया जाता है, तो यूवी किरणें का यूज किया जाता है। इसमें सभी सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है कि पराध्वनि में ध्वनि है जिसकी आवृत्ति होती है, यानी प्रस्रव ध्वनि की आवृत्ति कितना होता है, तो 20 हर्ज से अधिक होता है, और अवस्रव ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ज से कम होता है, और श्रव्य तरंगे की ध्वनि कितना होता है, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होता है। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है मनुष्य की श्रव्यता सीमा क्या है, यानी श्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितना होती है, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज यहीं तक करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।